आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th फिजिक्स के लेक्चर नंबर 6 के। इसके पहले वाले वीडियोज में प्रतिबल और प्रतिबल पे आधारित जितने भी प्रश्न बेहतरीन थे उन सभी प्रश्नों पे बात हुई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे विकृति, जिसकी इंग्लिश होती है स्ट्रेन, यानी विकृति क्या होती है, विकृति कितने टाइप्स की होती है, इसके क्या फार्मूले होते हैं, इसके मात्रक क्या होते हैं, इसके बीमीय सूत्र क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों पे पूरी डिटेल्स में बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर इसके लिए हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पहले से वीडियो को देख रहे होंगे तो लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा शेयर करेंगे और कमेंट करना कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, जिससे जो भी नए वीडियोज इस चैनल पे अपलोडेड होंगे उसकी नोटिफिकेशन अगर आप बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो जो भी वीडियोज अपलोड होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती जाएगी और टाइम टू टाइम आप पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे विकृति क्या होती है। कुछ भी करना नहीं है, कोई भी वस्तु हो उसके प्रारंभिक आकार से थोड़ी सी या ज्यादा उसके आकार को परिवर्तित कर दो। सिंपल से समझ लो, कोई भी हमारे पास वस्तु दी हुई है उसका प्रारंभिक पहले जो आकार है उस आकार से आप दबा के परिवर्तित कर दो, यानी उसका आकार बदल दो आप। तो किसी भी वस्तु का आकार और रूप बदलना ही क्या कहलाता है, विकृति। जैसे मान लो ये ऐसे है, इसको मैंने दबा दिया, ये गोल हो गया, इसका मतलब इसमें विकृति हो गई। जैसे कोई गेंद प्लास्टिक की है, वह गोल है, आप दबा दोगे तो पिचक जाएगा, तो हम कहेंगे कि उस गेंद में विकृति आ गई है। अरे मेरी बात समझ में। कोई हमारे पास रबर है, उस रबर की लंबाई 10 सेमी है, हमने उसको खींच के 12 सेमी कर दिया, तो अब बोलेंगे 2 सेमी बढ़ गया, तो 2 सेमी क्या है, उस रबर में विकृति है। हमारे पास मान लो एक गुब्बारा है, वह एकदम गोलाकार है, हवा भरा हुआ है, मैंने उस गुब्बारे को ऐसे दबा दिया, जब दबाया तो बीच में थोड़ा सा पतला हो गया, चपटा हो गया, तो हम बोलेंगे कि उस गुब्बारा में विकृति आ गई है। अरे मेरी बात समझ में। बहुत सारे हैं, आप जाते होंगे मार्केटों में जूता चप्पल खरीदने के लिए, तो उसका गत्ता देखे होंगे, उसका पैकेट जिसमें जूता चप्पल होता है उसको आप देखना, चप्पल या जूता निकाल के उसको दबाना, ऐसे पिचक जाएगा, तो उसमें भी क्या आ गया है, विकृति। यानी किसी भी वस्तु का आकार और रूप बदल दोगे तो जो भी बदली हुई आकार और रूप आपके सामने दिखेगी उसी का नाम क्या चीज है, विकृति है। बोलो क्लियर हो गया। तो ये चीज देखेंगे, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ L लंबाई का एक वायर है। क्या है बाबू, L लंबाई का एक वायर है। हमने क्या किया, इस वायर पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगाया, इस पे एक नीचे की तरफ क्या लगा दिया, फोर्स। और जब नीचे की तरफ इस पे फोर्स लगाया तो इसकी लंबाई बढ़ गई। कितनी बढ़ी, तो आप देखो अब ये बढ़ के इतना हो गया, तो पहले इसकी लंबाई L थी, तो यहां से लेके यहां तक इसकी लंबाई L ही होगी। बढ़ कितना गया, हमारे पास इतनी लंबाई बढ़ गई, तो जितनी लंबाई बढ़ी है इसका नाम क्या है, डेल्टा L। तो हम बोलेंगे इस रबर में विकृति आ गई है। अरे मेरी बात समझ में। जैसे एक हमारे पास पहले इतना बड़ा एक गोला था, इस गोले का आयतन कितना था V, पता चला इस पे ऊपर की तरफ से ऐसे फोर्स लगा इस तरह से, तो ये सिकुड़ के छोटा हो गया। तो छोटा हो गया तो हमने देखा इसके इतनी आयतन डिफरेंट आ गया, तो जितना आयतन ये परिवर्तन होगा उसका नाम क्या रख देंगे, डेल्टा V। तो हम बोलेंगे इस गोले में भी कितने की विकृति आ गई है, डेल्टा V की। अब यहाँ देखो, हमारे पास एक ऐसा ये आकार दिख रहा है, एक ऐसा शेप दिख रहा है जिसका नीचे वाला सिरा फिक्स है। हमने ऊपर वाले सिरे पे फोर्स लगाया तो देखा क्या, देखा ये कि ये जो बेलन था वह टेढ़ा हो गया, यानी पहले जैसा था उससे टेढ़ा हो गया, यानी उसका आकार तो बिगड़ गया। भाई पहले सीधा था। अरे मेरी बात समझ में। जब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो भाई फिक्स होने के कारण इसमें इतना परिवर्तन आ गया। अरे मेरी बात समझ में, यानी पहले से इसका आकार परिवर्तित हो गया। अरे भाई इसकी लंबाई L है तो इसकी भी लंबाई कितनी है, L ही है, लेकिन जब इस पे फोर्स लगाया तो इसमें इतना विकृति आ गया। और यहां पे मैंने देखा कि इस भुजा के साथ कितना एंगल बन गया है, थीटा। बोलो क्लियर हो गया। यानी हमारे पास जितनी भी आकृतियां दिख रही हैं इन सभी में कुछ न कुछ विकृति है। दैट मीन्स इनकी कुछ न कुछ आकृति बिगड़ी हुई है, तो बिगड़ी हुई आकृति का नाम ही क्या चीज है, विकृति है। बोलो क्लियर हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं, एक बार और सुन लो। हमारे पास यहाँ एक वायर थी जिसकी लंबाई L है, मैंने नीचे की तरफ एक फोर्स लगाया तो इसकी लंबाई डेल्टा L हो गई। इसका मतलब इसका आकार बिगड़ गया, कहेंगे विकृति आ गया।
फिर यहाँ पे एक बड़ा सा ये गोला था, इस गोले का आयतन भी था। मैंने चारों तरफ से फोर्स लगाया तो ये गोला दब के छोटा हो गया। तो हम बोलेंगे कि इस गोले में भी विकृति आ गई है। दैट मीन्स इसका आकार बिगड़ गया है, हम कह सकते हैं विकृति आ गई है। हमारे पास एक बेलन यहाँ पे सीधा था जिसका नीचे वाला सिरा फिक्स था। मैंने ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाया तो हमने देखा इसका ये भुजा थोड़ा सा इधर विस्थापित हो गया और इसकी आकृति थोड़ी सी बिगड़ गई। पहले इसकी भुजाएं सीधी थी, अब थोड़ी सी टेढ़ा हो गई, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। तो हम देख रहे हैं कितना विकृति आ गया, थीटा। कितना आ गया भाई? थीटा। यानी इसका भी आकार बिगड़ गया। तो इसी का नाम क्या चीज है? विकृति। तो हमें विकृति का परिभाषा तो सिंपल कोई पूछे तो ये बता सकते हैं, किसी वस्तु की बिगड़ी हुई आकृति को ही क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। ये भी परिभाषा हो जाएगा। अरे सिंपल भाषा में अगर किसी को डिफाइन करना होगा कि स्ट्रेंथ क्या है, विकृति क्या है, तो हम सिंपल बोल देंगे किसी वस्तु की बिगड़ी हुई आकृति का नाम ही क्या चीज है? विकृति है। लेकिन एक विकृति ज्ञात करने का एक्चुअल में क्या फार्मूला है, क्या डेफिनेशन है, उसको कैसे पता करोगे? तो हम एक चीज देखेंगे। क्या चीज? कि जितनी भी वस्तुएं यहाँ पे दिख रही हैं उनका आकार भी बदल गया है। पहले बड़ी आकार की थी तो छोटी हो गई है। आ रहा है मेरी बात समझ में? और उनकी आकृति भी बदल गया है, रूप भी बदल गया है। तो हम थोड़ा सा एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे, ठीक। हमने क्या देखा? जो भी हमारे पास वस्तुएं दिख रहे हैं उनमें एक चीज जरूर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? इस वस्तु का आकार भी बदला है और इसके रूप भी बदल गया है। तो लिखे किसी वस्तु के आकार अथवा रूप में क्या हो गया है? परिवर्तन हो गया। कैसे पता चलेगा परिवर्तन हुआ है? हमारे पास प्रारंभिक पहले वाला आकार रहेगा। मान लो हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक वस्तु की लंबाई बढ़ के 5 सेमी हो गई है। हम कह रहे हैं कि बढ़ के कितना सेमी हो गई है? 5 सेमी। तो हम कहें बढ़ के 5 सेमी हो गई है। तो आपके पास प्रश्न बन सकता है कि सर पहले कितना था? अरे 5 सेमी हुई है तो पहले से कितनी बड़ी है? तो हमको इसके लिए पहले वाली लंबाई होनी चाहिए कि हमारे पास पहले एक बेलन था जिसकी लंबाई 3 सेमी थी, बल लगा तो बढ़ के 5 हो गई। इसका मतलब कंपैरिजन करने के लिए हमें वस्तु के प्रारंभिक अवस्था पता होनी चाहिए कि वस्तु पहले कितना था, अब बढ़ के कितना हुआ है। अगर पहले वाला पता हो जाएगा तो बाद वाले हमें पता करके इससे कंपेयर कर लेंगे तो पता चल जाएगा पहले से बाद वाला कितना बढ़ा है। अरे मेरी बात समझ में? तो इसका मतलब हम तो ये बाद की बातें लिख दी है कि किसी वस्तु के आकार अथवा रूप में परिवर्तन दिख रहा है, पहले से कितना परिवर्तन दिख रहा है ये पता होनी चाहिए। तो पहले से परिवर्तन देखने के लिए यहां पे एक वर्ड लिख देंगे, प्रारंभिक आकार। प्रारंभिक आकार ये, और इसी पूरे का नाम क्या पड़ गया है? विकृति। इसी का नाम क्या पड़ गया है? विकृति। परिभाषा निकल गया। तो विकृति का क्या परिभाषा दोगे? विकृति का क्या परिभाषा दोगे? क्या दिखा? मैंने बोला किसी वस्तु के आकार अथवा रूप में परिवर्तन, बट्टे क्या हो गया? प्रारंभिक आकार, और इसी का नाम क्या पड़ गया है? विकृति। तो इस पूरे को एक वर्ड में बोलने के लिए क्या भाषा बनाओगे कि ये पूरी बातें एक वर्ड में ही डिफाइंड हो जाएंगी? ऐसा इमेजिन करो भाई, ये भिन्न के रूप में लिखा है तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोल सकते हैं कि इनमें भिन्नात्मक परिवर्तन हो रही है ना। इसका मतलब अगर भिन्न में ये लिखा है तो हम बोलेंगे कि इनमें कौन सी परिवर्तन हुई है? भिन्नात्मक परिवर्तन।
कौन सी परिवर्तन हुई है? भिन्नात्मक परिवर्तन। और इसी भिन्नात्मक परिवर्तन का नाम क्या है? विकृति। तो विकृति का क्या परिभाषा दोगे? बोलेंगे किसी वस्तु के आकार अथवा रूप में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। क्या बोलेंगे हम सिंपल भाषा में? विकृति का क्या परिभाषा देंगे? बोलेंगे किसी वस्तु के आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन, यहां लिखे हैं किसी वस्तु के आकार में या किसी वस्तु के आकार अथवा रूप में होने वाले इस भिन्नात्मक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। और इसको ई से प्रदर्शित करते हैं। बोलो आया कि नहीं आया? परिभाषा आ गया होगा। अगर कोई आपसे विकृति का परिभाषा पूछेगा तो सिंपल भाषा में बोलोगे। क्या बोलोगे? सिंपल बोलोगे किसी वस्तु के आकार अथवा रूप में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। बोलो क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इन तीनों फिगर पे के बेस पे हम बोलेंगे कि विकृति मुख्य रूप से एक्चुअल में 4 प्रकार की होंगी। कितने प्रकार की होंगी? 4 प्रकार। पहला क्या बोलोगे? अनुदैर्ध्य विकृति। दूसरा क्या बोलोगे? आयतन विकृति। तीसरा क्या बोलोगे? अपरूपण विकृति। चौथा क्या बोलोगे? पार्श्विक विकृति। बोलो क्लियर हो गया? तो अब हम क्या करेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे विकृति के प्रकार। नेक्स्ट हेडिंग पे हम चलेंगे विकृति के प्रकार। इससे पहले आपको याद होना चाहिए विकृति किसे कहेंगे? तो क्या बोलेंगे? किसी वस्तु के आकार अथवा रूप में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। बोलो क्लियर हो गया? अब हम हेडिंग बनाएंगे विकृति के प्रकार, फिर आगे हम बात करेंगे। यहां देख लीजिए विकृति का परिभाषा आपको यहां लिखा हुआ मिल भी जाएगा, आप स्क्रीनशॉट चाहे तो कर लेंगे। क्या परिभाषा है? किसी वस्तु के आकार अथवा रूप में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। और इस विकृति को किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। और इसे ई से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ये चीजें डिनोट नहीं है तो आप थोड़ा सा लिख सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया ना? इसमें कोई डाउट है नहीं। अब हम बात करेंगे विकृति के प्रकार की। अब देखेंगे विकृति कितने प्रकार की होती है। तो हम बताएंगे विकृति मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। पहले का नाम क्या है? अनुदैर्ध्य विकृति। दूसरे का नाम क्या है? आयतन विकृति। तीसरे का नाम क्या है? अपरूपण विकृति। और चौथे का नाम क्या है? पार्श्विक विकृति। हम पहले बात करेंगे अनुदैर्ध्य विकृति की। देख लो जो अनुदैर्ध्य विकृति होता है वह लंबाई के अंदिश होता है और जो आयतन विकृति होगा वह आयतन के होगा। और जो अपरूपण विकृति होगा इसमें बिना आयतन परिवर्तन हुए विकृति उत्पन्न होगा। और जो पार्श्विक विकृति होगा ये व्यास में होगा, दैट मीन्स वस्तु के मोटाई में होने वाला परिवर्तन होगा। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो पहले हम बात करेंगे अनुदैर्ध्य विकृति का। हमारे पास यहाँ एक वायर है, इस वायर की लंबाई L है। कितनी है भाई? L। ये L है। हमने नीचे की तरफ एक फोर्स लगाया तो देखा इसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ गई। बढ़ने का मतलब कि पहले इसकी लंबाई L थी, मैंने देखा कि अब इसकी लंबाई पहले मान लो इसके ऊपर कितना था? L। भाई ये L है तो ये भी क्या होगा? L। लेकिन मैंने देखा इतना बढ़ गया तो जो बढ़ी हुई लंबाई थी मैंने इसको डेल्टा L मान लिया। तो अगर मुझे अनुदैर्ध्य विकृति का फार्मूला बनाना होगा तो अब यहां से अनुदैर्ध्य विकृति का हम एक फार्मूला जनरेट करेंगे। ये अनुदैर्ध्य विकृति का क्या फार्मूला होगा? देख लो लंबाई में परिवर्तन पहले कितना है? डेल्टा L। तो यहां पे हम बताएं लिखेंगे वस्तु के होने वाला लंबा हो रहा है वस्तु के लंबाई में परिवर्तन और बट्टे क्या हो जाएगा? प्रारंभिक लंबाई। प्रारंभिक लंबाई। इसको अगर एक वर्ड में बोलना होगा तो सिंपल बोलोगे किसी वस्तु के लंबाई में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन। इसको साधारण भाषा में बोलना होगा तो क्या बोल सकते हो?
किसी वस्तु के लंबाई में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन। क्या बोलोगे? किसी वस्तु के लंबाई में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन। अरे यार अभी पढ़े ही हो कि वस्तु के लंबाई में परिवर्तन बट्टे प्रारंभिक लंबाई को एक वर्ड में अगर बोलना होगा तो क्या बोलोगे? बोलोगे किसी वस्तु के लंबाई में होने वाला भिन्नात्मक, भिन्न के रूप में है तो बोलोगे भिन्नात्मक परिवर्तन। अरे मेरी बात समझ में, क्या बोलेंगे? जैसे ये वस्तु की लंबाई L थी, अब बढ़ के डेल्टा L हो गई, तो मैं अनुदैर्ध्य विकृति का फार्मूला बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा? वस्तु की लंबाई में परिवर्तन बट्टे क्या होगा? प्रारंभिक लंबाई। अरे मेरी बात समझ में, क्या बताएंगे? लंबाई में परिवर्तन बट्टे क्या बोलेंगे? प्रारंभिक लंबाई। दोबारा सुनो, क्या बोलेंगे? लंबाई में परिवर्तन बट्टे प्रारंभिक लंबाई। इसको अगर एक वर्ड में बोलना होगा तो सिंपल बोलेंगे वस्तु के लंबाई में होने वाला भिन्नात्मक। इस पूरे प्रोसेस को, वस्तु के लंबाई में परिवर्तन बट्टे प्रारंभिक लंबाई को एक वर्ड में बोलना होगा तो हम बोलेंगे वस्तु के लंबाई में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन। क्या बोलेंगे हम? वस्तु के लंबाई में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन। और इस बेस पे इसको क्या बोलोगे? मान लो पहले ये बड़ा वाला गोला था, इस गोले का आयतन कितना था? V था, और जब बाहर से फोर्स लगा तो गोला सिकुड़ गया। अरे मेरी बात समझ में, कितना गोला सिकुड़ा? तो हमने देखा इतना सिकुड़ू हो गया, इतना कि जितना सिकुड़ा उसका नाम क्या लिख ले रहे हैं हम? डेल्टा V। अरे मेरी बात समझ में, तो इस बेस पे आयतन विकृति का क्या परिभाषा बताएंगे? आयतन परिवर्तन बट्टे क्या हो जाएगा? प्रारंभिक आयतन। अगर हम आयतन परिवर्तन का फार्मूला निकालें आयतन विकृति का, ऐसे तो क्या निकलेगा यहां? प्रारंभिक आयतन। बोलो क्लियर हो गया? तो अगर इसको शॉर्टकट में अगर बोलना होगा तो क्या बोलोगे? आयतन परिवर्तन बट्टे प्रारंभिक आयतन को क्या बोलोगे शॉर्टकट में, एक भाषा में? तो आप बोलोगे आयतन में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन। इस पूरे को क्या बोलोगे? आयतन में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन। अरे मेरी बात समझ में? अब देखो, अब थोड़ा सा इसको ब्रेक करके मैं पार्श्विक विकृति पे आ रहा हूं। मैं देख रहा हूं पहले यहाँ पे ये जो बेलन दिख रहा था, इस बेलन की मोटाई D थी। कितना थी? D थी। इसको बाद में ऐसे दबा दिया गया इस तरह से, तो थोड़ा सिकुड़ के पतला हो गया। तो अब देखे मैंने ये कि पहले इसकी लंबाई इतनी मोटी थी, इतना, ऐसे। जब इसकी तरफ फोर्स लगाया तो ये सिकुड़ के पतला हो गया है। तो देखेंगे इसमें कितने मोटाई में परिवर्तन हो गया है। तो पहले D था, हम मान लेते हैं कि परिवर्तन डेल्टा D हुआ है। कितना हुआ है परिवर्तन? डेल्टा D, डेल्टा D। अरे मेरी बात समझ में? तो अगर पार्श्विक विकृति को अगर डिफाइन करना होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं, पार्श्विक विकृति इक्वल टू मोटाई में परिवर्तन, हाई मो से ये मोटाई में प से परिवर्तन, अब बट्टे नीचे हो जाएगा प्रारंभिक मोटाई। बोलो क्लियर हो गया? प्रारंभिक मोटाई। अब देखो यह है वस्तु के लंबाई में परिवर्तन बट्टे प्रारंभिक लंबाई, यह है वस्तु के ऐसे आयतन में परिवर्तन बट्टे प्रारंभिक आयतन। इसमें क्या है? मोटाई में परिवर्तन बट्टे प्रारंभिक मोटाई। इसको एक एक भाषा में, एक एक शब्दों में बोलना होगा तो कैसे बोलोगे? ये देखो, इस पूरे को बोलना होगा तो आप सिर्फ इतना बोलोगे वस्तु के लंबाई में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन। बस इसके साथ क्या जोड़ लेना है? भिन्नात्मक। अब क्यों भिन्नात्मक जोड़ेंगे? क्योंकि ये अंश बट्टे हर भिन्न के रूप में लिखा है। देखो अंश बट्टे हर, अंश बट्टे हर, अंश बट्टे हर भिन्न के रूप में लिखा है। तो क्या बोलेंगे? वस्तु के लंबाई में
होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन, इसको बोलना होगा, क्या बोलेंगे, वस्तु के आयतन में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन। इसको क्या बोलोगे, वस्तु के मोटाई में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन। बोलो, क्लियर हो गया। सिर्फ क्या जोड़ना है, भिन्नात्मक परिवर्तन, तो हमारा परिभाषा निकलता गया। अगर अनुदैर्ध्य विकृति का किसी को अगर तुम्हें परिभाषा देना होगा अनुदैर्ध्य विकृति का, तो क्या परिभाषा दोगे, सिंपल बोलोगे, ऐसे बोलोगे, किसी वस्तु के लंबाई में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। खत्म। इतनी छोटी सी परिभाषा। क्या बोलेंगे, किसी वस्तु के लंबाई में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। डन। इसके बाद से क्या आता है, आयतन विकृति। इसका क्या परिभाषा देंगे, हम बोलेंगे किसी वस्तु के आयतन में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को आयतन विकृति कहते हैं। बोलो, क्लियर हो गया। इसके बाद से आता है पार्श्विक विकृति। पार्श्विक विकृति का क्या परिभाषा देंगे, बोलेंगे किसी वस्तु के मोटाई में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को पार्श्विक विकृति कहते हैं। बोलो, इतना आया कि नहीं आया, मेरे हिसाब से ये सारी चीजें आ गई होंगी। पहला, अनुदैर्ध्य विकृति का परिभाषा, किसी वस्तु के लंबाई में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। आयतन विकृति का क्या परिभाषा देंगे, किसी वस्तु के आयतन में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को आयतन विकृति कहते हैं। अपरूपण विकृति, इसका परिभाषा क्या देंगे, पार्श्विक विकृति का, किसी वस्तु के मोटाई में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को पार्श्विक विकृति कहते हैं। बोलो, क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे लास्ट में अपरूपण विकृति का। डन। अपरूपण विकृति समझोगे। अब ये देख लो, हमारे पास ये आया है अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति, हालांकि इन सभी की जो भी इंग्लिश है वो नेक्स्ट पेज पे है। एक का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, इसका होता है लेटरल स्ट्रेस स्ट्रेन, और इसका अपरूपण विकृति का होता है शेयरिंग स्ट्रेन, और उसका होता है लेटरल स्ट्रेन। ये सारी चीजें हैं, सिर्फ हिंदी में यहाँ डिनोट किए हैं, जगह कम था इसलिए। ठीक है। अब देखो, मैंने तुम्हें पहले बताया अनुदैर्ध्य विकृति का परिभाषा, किसी वस्तु के लंबाई में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। किसी वस्तु के आयतन में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को आयतन विकृति कहते हैं। किसी वस्तु के मोटाई में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को वो पार्श्विक विकृति कहते हैं। लेकिन अपरूपण विकृति क्या होता है, यहां पे हमारे पास पहले वस्तुतः इसका आयतन यहाँ पे v था, तो अब भी इसका आयतन कितना है, v है। पहले इसके साइड भुजा की लंबाई l थी, अब भी इसकी लंबाई क्या है, l है। लेकिन जब इसमें एक फोर्स लगाया तो इसका आकार में परिवर्तन हो गया, यानी इसकी भुजा x खिसक गया, इधर डेल्टा x खिसक गया इतना, और इस भुजा के साथ एंगल कितना बन गया, थीटा। यानी इस वस्तु के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन इसमें विकृति है। जैसे आप अब ये देखे होंगे, मिठाई वाला गत्ता देखे होंगे, उस मिठाई वाले गत्ते में अगर 20 किलो मिठाई आता होगा तो आप थोड़ा सा उसको कोर से दबा दोगे तो थोड़ा सा हल्का सा पिचक जाएगा। तो ऐसा नहीं है अब 10 किलो आएगा, 20 किलो ही आएगा, लेकिन उसके आकार में कुछ परिवर्तन दिखने लगेगा। अरे मेरी बात समझ में, वही वाला ये आपके सामने है कि पहले जितना आयतन था अब भी उसका आयतन उतना ही है, उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन विकृति उत्पन्न हो गया, तो उसी का नाम क्या है, अपरूपण विकृति। यानी किसी वस्तु के आयतन में परिवर्तन हुए बिना उत्पन्न विकृति को अपरूपण विकृति कहते हैं। सिस्टमेटिक है, क्या बोलेंगे हम, किसी वस्तु के आयतन में परिवर्तन हुए बिना उत्पन्न विकृति को अपरूपण विकृति कहते हैं। अब देख लो इसका फार्मूला देखो, अनुदैर्ध्य विकृति को EL से लिखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब देखो वस्तु की लंबाई में परिवर्तन कितना है, डेल्टा L, और प्रारंभिक लंबाई क्या है, L। तो हमारे पास ये अनुदैर्ध्य विकृति का फार्मूला निकल गया, डेल्टा L/L। आयतन विकृति का इसका क्या लिखोगे, लिखोगे EV, V से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब आयतन विकृति, क्योंकि विकृति को E से लिखते हैं, चूंकि आयतन है तो आयतन की इंग्लिश होती है वॉल्यूम, इसलिए आयतन विकृति को लिखते हैं EV से। तो EV इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आयतन में परिवर्तन कितने का हुआ है, डेल्टा V, और पहले कितना आयतन था, V, तो EV इक्वल टू मिल गया डेल्टा V/V। बोलो क्लियर हो गया। इसके बाद यहां पे देख लो पार्श्विक विकृति को किससे लिखोगे, ELS से लिखोगे। अरे मेरी बात समझ में, L से लेटरल,
एस से स्ट्रेस स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेंथ का मतलब होता है पार्श्विक विकृति, इसलिए इसको सिर्फ एल से लिखते तो ये लॉन्गिट्यूडनल हो जाता है, एस भी लगा दिए तो आपको पता चल जाएगा लेटरल स्ट्रेन है। आ रहा है मेरी बात समझ में? अब हो जाएगा ये वाला, थोड़ा सा इसको सही से लिख लें ऐसा, एल एस इक्वल टू, आप देखो मोटाई में परिवर्तन कितने का है, डेल्टा डी, और प्रारंभिक मोटाई क्या है, डी। तो हमारे पास क्या फार्मूला निकल गया है, बोलोगे जरा आप? इसको थोड़ा सही से घेर ले हम, इसको यहां पे है ये फार्मूला निकलता जा रहा है। अब आप देखोगे इसके बाद इस विकृति के लिए क्या फार्मूला निकालोगे, तो देख लो इसमें विकृति को डिफाइन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टेन थीटा। क्या इस्तेमाल करते हैं? टेन थीटा। तो देख लो टेन थीटा इक्वल टू, इसमें फार्मूला हो जाता है आपका, पढ़े होगे मैथ में, लंब बट्टे क्या हो जाता है, आधार, यानी डेल्टा एक्स अपान क्या हो जाएगा, एल। बोलो क्लियर हो गया? अब चूंकि ये एंगल इतनी छोटी होती है कि जो टेन थीटा होता है, ये टेन थीटा ये नियर अबाउट मान लिया जाता है थीटा, क्योंकि जब कोण बहुत छोटा होता है तो उसके आगे से टेन खत्म हो जाता है, ओनली एंगल रह जाता है। तो इस टेन थीटा की जगह पे क्या लिख लेंगे, थीटा इक्वल टू मिल गया डेल्टा एक्स अपन क्या मिल गया, एल। ये किसका फार्मूला मिल गया हमारे पास, तो आप बताओगे ये है अपरूपण विकृति का। अब देखो ये जितनी भी परिभाषा थे सब निकल गए। पहला, अगर आपसे कोई कहे अनुदैर्ध्य विकृति किसे कहते हैं तो क्या परिभाषा दोगे, किसी वस्तु के लंबाई में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं, और इसे EL से लिखते हैं, EL इक्वल टू डेल्टा L बाई L निकल गया। इसके बाद आता है आयतन विकृति, इसका क्या परिभाषा देंगे, बोलेंगे किसी वस्तु के आयतन में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को आयतन विकृति कहते हैं, और इसे EB से लिखते हैं, EB इक्वल टू डेल्टा V बाई D। ये क्या है, अपरूपण विकृति। तो क्या बोलेंगे, किसी वस्तु के आयतन में परिवर्तन हुए बिना उत्पन्न विकृति को अपरूपण विकृति कहते हैं, और इसे थीटा से लिखते हैं, थीटा इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एल। इसके बाद आता है पार्श्विक विकृति, क्या परिभाषा देंगे, बोलेंगे किसी वस्तु के मोटाई में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को पार्श्विक विकृति कहते हैं, और इसे ELS से लिखते हैं, ELS इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा D बाई डी। बोलो क्लियर हो गया? तो ये सारा परिभाषा और सारा आपके सामने फार्मूला भी निकल गया। अब इससे रिलेटेड तीन चीजें देखना, इसके मात्रक और बीमीय सूत्र पे गौर करना कि क्या जितनी भी विकृतियां हैं इनके कोई मात्रक और बीमीय सूत्र है कि नहीं, ये राशि कौन सी है, अदिश है कि सदिश है कि प्रदिश है। तो ये चीजें भी आपको समझ आनी चाहिए। पहला नंबर, थोड़ा सा इसका मात्रक निकालो, एक का निकालोगे, एक विकृति का जो मात्रक होगा सभी विकृति का मात्रक वही होगा, एक विकृति का जो बीमीय सूत्र होगा सभी विकृति का बीमीय सूत्र वही होगा, एक विकृति जौन सी राशि होगी वही सभी विकृति राशियां होंगी। पहले देख लो, इससे रिलेटेड हम आपकी बात करने वाले हैं। पहला नंबर, ये फार्मूला एक निकला था, ये वाला लिख लेते हैं, EL इक्वल टू डेल्टा L बाई L, ये वाला EL इक्वल टू डेल्टा L बाई L। इसके थोड़ा सा मात्रक पे गौर करना, विकृति के मात्रक और बीमीय सूत्र में थोड़ा सा मात्रक निकालोगे। आप देखो ये डेल्टा L होता है लंबाई, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर, मीटर को लिख लेते हैं M से। ये भी L होता है लंबाई, और लंबाई का मात्रक मीटर, इसको भी M से M कट गया, क्या कोई चीज बचा? नहीं। तो इसका मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होता है, दैट मीन्स ये मात्रकहीन राशि है। और जब इसका कोई मात्रक नहीं होगा तो जाहिर सी बात है इसका कोई बीमीय सूत्र भी नहीं होगा, इसका मतलब कि यह बीमाहीन राशि भी है, इसका मतलब कि यह बीमाहीन राशि है। इससे यह पता चल जा रहा है कि जितनी भी विकृतियां हैं इनके न ही कोई मात्रक और न ही कोई क्या है, बीमीय सूत्र है। दैट मीन्स इसको आप कह सकते हो ये मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। अब ये सदिश और अदिश और प्रदिश राशियों में से कौन है, तो आप दूसरा, ये पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट आप बोलोगे न ये सदिश राशि है और न ये अदिश राशि है, ये एक तीसरी राशि मिली है जो कि होती है परदिश राशि, यानी ये सिर्फ प्रदिश राशि है, ये कोई अदिश सदिश राशि नहीं है, ये केवल क्या है, प्रदिश राशि है। बोलो क्लियर हो गया?
अब आगे बात करेंगे, हम देखेंगे। अब आप देख लीजिए, अगर आप चाहेंगे पूरा प्रिंटेड वो परिभाषा लिखना तो आपके सामने है। अनुदैर्ध्य विकृति का परिभाषा आपको यहाँ मिलेगा। किसी वस्तु के लंबाई में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। आयतन विकृति के लिए आपका ये फिगर है और इसका यहाँ फार्मूला मिलेगा। किसी वस्तु के आयतन में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को आयतन विकृति कहते हैं। इसके बाद से आता है अपरूपण विकृति, तो ये उसका फिगर है और यहाँ पे उसका डेफिनेशन है। किसी वस्तु के आयतन में परिवर्तन हुए बिना उत्पन्न विकृति को अपरूपण विकृति कहते हैं। इसके बाद से आपके पास एक आता है पार्श्विक विकृति, उसका प्रिंटेड नहीं है, बट मैंने आपको सारा फार्मूला याद करा दिया है, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको कुछ चीज़ें इसमें डाउट होंगे। सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे पूरी एक साथ बता दी हैं, एक साथ फार्मूला भी निकाल दिए हैं कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपके सामने नहीं आएगी। अब हम इसके बाद में इस बेस पे जो भी बेहतरीन क्वेश्चन है, जो भी बेहतरीन ग्राफ्स है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। कल मिलेंगे। थैंक यू।